वेलकम टू हरियंत। आओ बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपका अच्छा सा टॉपिक है, जैव विकास एवं इसके प्रमाण, इवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है और इसके हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, इसके बारे में आज लोग हम चर्चा करने वाले हैं। तो तुरंत प्रभाव से फटाफट जुड़ी है और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैव विकास का मतलब सिंपल सा है, जीवों का क्या होना, विकास होना, यानी कि एक धीरे धीरे डेवलपमेंट होना। क्योंकि हमें कहीं जीवाश्म मिलते हैं जो हमें पता लगता है, जैसे डायनासोर है कई वर्ष पुराना मिला है तो अब हमें वो पता लगा है, तो वो जो डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, इसी को ही हमने क्या नाम दिया है, जैव विकास। और इसके क्या क्या एविडेंस मिले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका सिंपल सी परिभाषा अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं इसकी परिभाषा कि प्रारंभिक जो निम्न कोटि से थे सरल जीव, उनसे कर्मिक परिवर्तन से अधिक विकसित और जटिल जीवों का निर्माण होना। यानी कि जो सरल जीव थे शुरू से हमें प्राप्त हुए थे, उन सरल जीवों से अधिक विकसित और जटिल जीवों का निर्माण होना क्या कहलाता है, जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। क्योंकि जीवों की उत्पत्ति जो हुई है, निम्न जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है और यही उत्पत्ति क्या कहलाती है, जैव विकास कहलाती है। इसकी परिकल्पना दी गई, क्या क्या परिकल्पना इससे प्रस्तुत की गई। तो जैव विकास की परिकल्पना आपके कब गई थी, 19वीं सदी में प्रस्तुत की गई थी। जो जैव विकास की आपके क्या थी, परिकल्पना थी। इसमें क्या था कि इसमें अगर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण अंतरिक्ष जैव विकास के द्वारा तथा पृथ्वी में जीव की उत्पत्ति का पदार्थ रासायनिक जैव विकास के फलस्वरूप हुई है। यानी कि इसमें बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण तो किसके द्वारा हुआ है, अंतरिक्ष जैव विकास के द्वारा हुआ है। और जीव जो पृथ्वी पर है, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वह किसके द्वारा हुई है, रासायनिक जैव विकास के द्वारा हुई है। यानी कि इस तरीके से परिकल्पना प्रस्तुत की गई। और क्रमिक जो विकास, जो वर्तमान काल में विभिन्न जातियां उत्पन्न हुई है धीरे धीरे विकास होते हुए, और यही परिकल्पना किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है, जैव विकास के अंतर्गत पढ़ी जाती है। आगे अगर हम बात करें इसकी विकास की मौलिक कल्पना क्या दी गई, तो इसकी जो मौलिक कल्पना थी वो ये थी कि परिवर्तन के साथ अवतरण। इसका क्या है, जैसे कि धीरे धीरे परिवर्तन के साथ अवतरण का मतलब है कि धीरे धीरे आपके क्या होता गया, परिवर्तन होता गया, विकास होता गया और नई जाति की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो इसी में यही लिखा रखा है कि इस परिकल्पना के प्रत्येक जीव जाति के लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते हैं और जिससे कई वर्षों के पश्चात नई जाति का विकास हो जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, यही आपके जैव विकास कहलाती है, अर्थात परिवर्तन के साथ अवतरण। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। जो परिवर्तन के साथ अवतरण की विशेषताएं जो आपके परिकल्पना दी गई है, इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं अगर हम सबसे पहले बात करें तो वातावरण के अनुसार ये क्या होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे चेंज होता है वातावरण, परिकल्पना भी इसकी यो होती है, बदलती रहती है। ये क्या है, स्वयं को ढालने अतः अनुकूल क्षमता होती है, किसी भी स्थान पर स्वयं को ढालने और उसके वातावरण के अनुकूलन होने की क्षमता जो होती है। और यही विकास होता है जिससे जातियों में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे जैसे अनुकूलन बदलता है, जातियों का परिवर्तन भी बदलता है। किन्हीं दो द्रव्य वर्तमान में जीव जातियों यानी कि भूतकाल में से एक ही पूर्वज से हुई होगी, अतः एक वंशीय इतिहास कहते हैं। किन्हीं दो जातियों का अगर उसकी जो पूर्वज है वह एक रहा है तो वह कौन सा कहलाएगा, एक वंशीय इतिहास कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। बदलती हुई वातावरणीय दशाओं की आवश्यकता अनुसार अनुकूलन शरीर के जटिल होना विकास का मौलिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे वातावरण एनवायरनमेंट बदल रहा है और वातावरण बदलने के साथ उसकी आवश्यकता भी बदल रही है, तो उससे क्या होता है, जटिल संरचना का निर्माण होता है और विकास भी कैसा होता है, मौलिक विकास होता है। तो विकास की मौलिक प्रक्रिया कौन सी है कि अनुकूल के अनुसार शरीर का भी जटिलता आना, यह एक विकास की मौलिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैव विकास के समर्थन में हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैव विकास के चक्कर लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलती जाती है। क्योंकि जब जीवों का विकास होता है तो वह रुक रुक के नहीं होता, वह कंटिन्यूटी होता है, अर्थात लगातार वो क्या होता रहता है, चलती रहती है। जैसे कि क्या क्या प्रमाण मिले हैं, अर्थात पूरा जीव अर्थात जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण मिले हैं। आपको तुलनात्मक आकारिकी और शारीरिकी यानी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में प्रमाण मिले हैं। अवशेषी अंगों के प्रमाण मिले हैं, संयोजी कड़ियों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ तक कि तुलनात्मक एम्ब्रियोलॉजी के भी प्रमाण आपको मिले हैं। और वर्गीकी के
टेक्सोनॉमी के भी आपको प्रमाण मिले हैं, जैव रसायनों के प्रमाण मिले हैं, वर्गीकी के प्रमाण मिले हैं, जैव रसायनों के प्रमाण मिले हैं, कोशिका विज्ञान के प्रमाण मिले हैं, अनुवांशिकी के प्रमाण मिले हैं, भौगोलिक वितरण के प्रमाण मिले हैं, प्रत्यावर्तन के प्रमाण मिले हैं, अनुहरण और रक्षात्मक सादृश्यता के प्रमाण मिले हैं। ये सारे प्रमाण आपको किसके समर्थन में मिले हैं? ये जैव विकास के समर्थन में मिले हैं। अर्थात इन्हीं सभी प्रमाणों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जीवों का लगातार विकास हुआ है। अब पहला आता है पुराजीवी या जीव विज्ञान के प्रमाण, मतलब जो पुराने जीव है उनके क्या क्या प्रमाण मिले हैं, कैसे मिले हैं। तो उनके बाद हम बात करते हैं कि जीवों के अवशेष हमें भूपटल की चट्टानों के परीक्षित मिलते हैं, जिन्हें जीवाश्म कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की धरातल के नीचे जो भी हमें जीवाश्म प्राप्त, जो भी हमें आकृति आकार मिलते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? पुराजीवी विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीवाश्म के आपके जो अध्ययन है उसको आप क्या नाम देते हो? पुराजीवी विज्ञान नाम देते हो। ये किसने बताया? क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने 1800 में बताया। यानी कि जीवाश्म पृथ्वी के धरातल तल पे उपस्थित अंदर दबे हुए जो भी आकार आकृति आपको प्राप्त होती है वो जीवाश्म कहलाती है, और इसके बारे में क्यूवियर ने बताया। जीवाश्मीकरण क्या है? यानी कि जीवाश्म के बनने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को आप क्या नाम दे देते हो? जीवाश्मीकरण कहते हो। अब जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं? ये कई प्रकार के होते हैं और के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अश्मीभूत जीवाश्म या प्रस्थितिकृत जीवाश्म। इसमें क्या होता है? यह जंतु और शरीर के जो कठोर भाग होते हैं वह क्या होते हैं? चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, और चट्टानों के नीचे दबने पर उसकी आकृति उन पर अंकित हो जाती है, या फिर वह हमें वैसे के वैसे हमें कठोर रूप में प्राप्त होते हैं। वह जीवाश्म कौन से कहलाते हैं? प्रस्थितिकृत या अश्मीभूत जीवाश्म कहलाते हैं, जिसमें हमें ये कई प्रकार के मोलस्का के कवकोचों, आर्थ्रोपोडा के कंकाल, कशेरुकियों के दांत आदि जीवाश्म होते हैं। जो हमें आकृति कठोर होने के कारण मिलते हैं वह कौन से कहलाते हैं? अश्मीभूत जीवाश्म कहलाते हैं। दूसरे जीवाश्म होते हैं अपरिवर्तित जीवाश्म। इन जीव का जो शरीर होता है यह पूरे का पूरा शरीर हमें जीवाश्म के रूप में मिलता है। यानी कि उदाहरण जैसे कोमल शरीर युक्त कीट, मकड़ियाँ आदि, इनके जो है दबकर परिरक्षित हो जाती है, किसी चट्टान के नीचे दब जाती है और सुरक्षित हो जाती है और समय के अनुसार हमें प्राप्त होती है। तो जैसे पूरे शरीर प्राप्त होते हैं वह कौन से जीवाश्म कहलाते हैं? अपरिवर्तित जीवाश्म। जो तीसरा है साचा जीवाश्म। कौन सा है? साचा जीवाश्म, जिनकी आकृति किसी भी जब दबाव के कारण जिनकी आकृति उन जीवों पे पड़ती है और वह उनकी आकृति छप जाती है तो वह एक साचा रूप धारण कर लेती है। यानी कि क्या होता है? उनकी आकृति आदि के साँचे हो जाते हैं, और कभी कभी ये साँचे मूल जीव शरीर के स्थान पर खनिज पदार्थों से बनकर काष्ठ भी मिल जाता है। यानी कि वो के वही हमें साँचों के रूप में मिल जाते हैं जीवाश्म, तो वो कहलाता है साचा जीवाश्म। अगर हमें ये भी एक तरीके से साचा जीवाश्म का ही है ठप्पा जीवाश्म। इसमें क्या होता है कि जब कोई जीवाश्म, जो कोई जीव जंतु, कोई सा भी पेड़ पौधा जब चट्टान के नीचे दबता है तो उसकी आकृति जो है उस पर ठप्पा लग जाता है, छप जाती है, तो ये भी एक तरीके से साँचे की तरह ही है। इसलिए इसे भी हम कौन सा जीवाश्म कहते हैं? ठप्पा जीवाश्म। देखिए जीवों की छाप हो जाती है और ये बड़े बड़े जंतुओं की त्वचा, चिन्ह, मोलस्का के आदि ऐसे जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि जीवाश्मों को ठप्पा के रूप में प्राप्त करना। नेक्स्ट है क्रोपोलाइट्स जीवाश्म। ये विभिन्न जीवों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थों के जीवाश्म जो होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्रोपोलाइट्स जीवाश्म नाम देते हैं। अब बात आती है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जीवाश्म की अगर आयु का निर्धारण हम करें तो आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। हम कहते हैं ये इतना वर्ष पुराना है, और कार्बन डेटिंग विधि के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। तो जीवों की जीवाश्म की आयु का निर्धारण करना क्या कहलाता है? वह आपके कहलाता है आयु, जीवाश्म की आयु का निर्धारण। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण के लिए सर्वप्रथम स्तरित या तलहटी चट्टानों की उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उन चट्टानों का निर्धारण किया जाता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और उसके बाद उनकी तो रेडियोधर्मी तत्वों की मात्राओं से इन आयु का निर्धारण किया जाता है। जैसे कार्बन 14 है, यूरेनियम 238 है, ये सब है रेडियो एक्टिव तत्व जिनकी सहायता से हम उसकी आयु का क्या करते हैं बच्चों? निर्धारण करते हैं। इसीलिए इसका जो अवधि कहलाती है वह क्या कहलाती है? विकिरण मात्रक अवधि कहलाती है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके द्वारा किसी भी जीवाश्म के आयु का निर्धारण करना क्या कहलाती है? विकिरण मात्रक अवधि निर्धारण कहलाती है। जीवाश्म की
आयु का निर्धारण करने के लिए कई विधियां हैं। जैसा मैंने बोला अभी कार्बन डेटिंग विधि है, इस तरीके से ये देखिए रेडियो एक्टिव सक्रिय कार्बन डेटिंग विधि, जिसमें कार्बन 14 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये ऐसे लिखेंगे, कार्बन 14 का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और ये किसने बताया, WF लिबी द्वारा 1949 में खोजा गया था। और इसके द्वारा अर्ध आयु, कार्बन की अर्ध आयु काल कम होने के कारण इस विधि को 40 से 50 वर्ष पुराने जो जीवाश्म है उन्हीं का ही अध्ययन किया जा सकता था। इसके बाद सीसा विधि आई जो यूरेनियम 238 और इससे यूज़ किया जाता है। ये क्या है, लंबे समय वाले जो जीवाश्म है उनका भी क्या करता था, निर्धारण करता था, क्योंकि ये लगभग 40 से 50 वर्ष पुराने ही जीवाश्मों का निर्धारण करता था। लेकिन इस विधि के यूरेनियम सीसा विधि जो है ये बोल्ट वुड ने दी, और इसके विधि के द्वारा लगभग 4.5 × 10⁹ वर्ष के आयु के जो जीवाश्म हैं उनका भी क्या किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। क्योंकि इसमें यूरेनियम 238 की मात्रा विघटित होकर आधी रह जाती है और जो आगे जाकर लेड 207 में बदल जाती है। और इसीलिए इसी विधि के द्वारा वायु का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। जब यूरेनियम और शेष इनकी सहायता से आयु का पता लगाया जाता है तो वह कहलाता है यूरेनियम सीसा विधि। और ये देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बोल्ट वुड। आगे देखते हैं कौन सी विधि है, तीसरी विधि है इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि। इसमें क्या किया जाता है, ये एक प्रकार से नवीन विधि है, यह आधुनिक प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें विकिरणों द्वारा परमाणु से निकले इलेक्ट्रॉन लेटिक्स में एकत्र हो जाते हैं और मुख्यतः चूने के पत्तम, कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल, जीवाश्म दांत मोल कवचों की आयु का निर्धारण किया जाता है। यह एक विधि है जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसके क्या किया जाता है, आयु का निर्धारण किया जाता है। इसे इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन चक्रण विधि। नेक्स्ट विधि है पोटेशियम ऑर्गन विधि। इसमें पोटेशियम और ऑर्गन का, रुबेडियम का उपयोग किया जाता है और इन्हीं के द्वारा विभिन्न कालों एवं प्रकारों की चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। यानी कि रेडियो एक्टिव विधि में हम क्या करते हैं, पोटेशियम और रुबेडियम का उपयोग करके आयु का निर्धारण किया जाता है। इन सभी विधियों के द्वारा कार्बन डेटा विधि, सीसा विधि, लेड विधि, इलेक्ट्रॉन विधि, इन सभी विधि के द्वारा हम किसे क्या करते हैं, आयु का निर्धारण करते हैं। अब इनके जीवाश्म के अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों महत्व किया जाता है, क्योंकि हमें इसके क्रम का पता लगता है कि ये कितने वर्ष पुराने हैं, इनका नए आधुनिक जो जीव है उनका विकास किस क्रम में हुआ, इनके बारे में हमें पता लगता है। तो पेड़ पौधों के विकास के क्रम का हमें पता लगता है। जैसे कि अमीबा पहले एक सरल या कोशिकीय जीवों से अकशेरुक जीवों का निर्माण हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर कड़ी बनती गई। जैसे युगलिना है, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य की योजक कड़ी है और इसी के द्वारा आप देखते हो आगे डेवलपमेंट हुआ। तो जीवाश्म के द्वारा हमें एक जीव से दूसरे जीव के विकास का पता लगता है। नेक्स्ट आती है इसकी समय सारणी बनाई गई। लगभग कितने वर्ष पहले, लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक दहकते तथा उज्ज्वलित गैसीय पिंड के आदि पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई और जो ठंडा होकर किस में बदल गया, भूपटल का निर्माण कर लिया। लगभग 4.6 वर्ष पूर्व एक गोला आया धधकता हुआ जो ठंडा होकर किसका निर्माण कर लिया, इसने भूपटल का निर्माण कर लिया। और इसके बारे में आज तक अध्ययन चल रहा है और इन्हें कई महाकल्पों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया और इन महाकल्पों को युगों में विभाजित कर दिया गया। कल्प को किस में बांट दिया, युग में बांट दिया गया और इन युगों को आयु के अनुसार कई भौगोलिक समय सारणी का निर्माण किया गया और भौगोलिक समय सारणी बनाई गई कि किस किस युग में किस किस का परिवर्तन हुआ। तो इसी के आधार पर भौगोलिक समय सारणी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास का क्रम स्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। अर्थात हम ये देख रहे हैं, ये हम सब कुछ देख रहे हैं डायग्राम वगैरह कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीवों का विकास हो रहा है। जैसे पहले कौन सा युग आया, प्लेटोसोनिक युग आया। पहले कौन सा युग आया, प्लेटोसिन युग आया और ये जो प्लेटोसिन युग था इसमें इस तरीके से आपके ये दिखता था, आधुनिक घोड़े का विकास हुआ है। प्लेटोसिन युग में किसका विकास हुआ, आधुनिक युग घोड़े का आपके विकास हुआ है जो आपके अब आधुनिक समय थे। इसमें क्या थे, थूथन अपेक्षाकृत लंबा है, दांत लंबे हैं, शिखर लंबे हैं, केवल मध्य में एक उंगली का विकास हुआ, शेष उंगलियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई और खुर का निर्माण हो गया। इससे पहले लगभग पहले जो इससे पहले युग था वो कौन सा था, प्लायोसिन युग जो था वह था लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व जो था वह कौन सा युग था, प्लायोसिन युग था। इसमें किसका निर्माण हुआ, इसमें आपके मेरी चिप्स का
से इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, इसका मेरियोचिप्स से इसका निर्माण हुआ। और छोटी छोटी इसमें अस्थियां पाई जाती थी और मोलर दांत भी लंबे थे। इसके बाद इसका विकास इसका विकास किससे हुआ, मायोसिन युग से। मायोसिन युग में क्या पाया गया था, मेरियोचिप्स। इससे किसका युग निर्माण हुआ, मायोसिन युग के ये प्लेयोसिन युग के प्लेयोहिप्स का निर्माण हुआ। ये देखना आप, इसका विकास लगभग 2 करोड़ वर्ष हुआ मायोसिन युग में। और इसका विकास किससे हुआ, इससे हुआ मेसोहिप्स नामक से हुआ। तो मेसोहिप्स से किसका विकास हुआ, मेरियोचिप्स का। किसका हुआ, मेरियोचिप्स का। मेरियोचिप्स से किसका निर्माण हुआ, प्लायोहिप्स का निर्माण हुआ। और इसका किससे निर्माण हुआ, इसका इयोहिप्स से निर्माण हुआ। तो इस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट होता गया, ये समय काल बदलते गए। देखो ये लगभग 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बना था। किससे बना था, इससे। ये लगभग कितने बार 50 लाख वर्ष पूर्व बना, ये किससे बना, मेरियोचिप्स से। ये लगभग कितने 3 करोड़ वर्ष पूर्व बना, किससे बना, इयोहिप्स से। और ये उत्तरी अमेरिका लोमड़ी के कद के थे, छोटे। और इनका निर्माण जो हुआ आगे जाके, इनका निर्माण देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में लोमड़ी के कद थे। ये वर्तमान में इसे हायरेकोथेरियम का नाम दिया गया। और सबसे पहले जो था इयोसिन युग आया। इयोसिन युग के बाद कौन सा आया, ओलिगोसिन युग आया। उसके बाद मायोसिन युग आया। उसके बाद प्लेयोसिन युग आया। और लास्ट में प्लीस्टोसिन युग जो वर्तमान में चल रहा है। तो इस प्रकार से आपके एक के बाद एक क्या होता गया, जीवों का विकास होता गया, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन भी होता गया। अब जो हमारे आगे आने वाला टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से आकारिकी और शारीरिकी, यानी कि उसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, इनमें दोनों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि विभिन्न कैसे जंतु और पादपों की संरचना में तुलनात्मक अध्ययन करने पे जैव विकास से संबंधित कई प्रमाण मिलते हैं। क्या क्या प्रमाण मिलते हैं कि हम जो तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे पहला हम करते हैं होमोलोगस, एक तो करते हैं होमोलॉजी एंड होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि समजातता, यानी कि समजात अंग। अब समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जो रचना उद्भव में तो समान हो, ऐसे अंग जो रचना में भी देखने में भी एक जैसे, जिनका उद्भव भी एक जैसा हो, लेकिन कार्य करने में अलग अलग हो। तो ऐसे अंग जो रचना और उद्भव में तो समान हो लेकिन कार्य करने में अलग अलग हो, कौन से अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और समजात अंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रिचर्ड ओवन ने बताया। ये रिचर्ड ओवन ने क्या बोला कि विभिन्न जातियों के अंग जो भ्रूणीय विकास हो, भ्रूण के भागों में एक समान हो, लेकिन समजात अंग वे होते हैं कि वे वास्तविक रचना कार्य में भिन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि वे अंग जो संरचना, उत्पत्ति और उद्भव में तो एक समान हो लेकिन सबके कार्य क्या हो, अलग अलग हो, तो वह अंग क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, जो कार्य की दृष्टि से भिन्न होते हैं। समजात अंग अलग अलग भागों में बांटे गए, कार्य की दृष्टि से भिन्न है तो इस प्रकार से अलग अलग बांटे गए। पहला है जातीय वृत्तीय समजात, दो भिन्न जातियों के मध्य पाए जाने वाली समजातता, मतलब दो अलग अलग जातियां हैं, उनके मध्य, जैसे घोड़े के अग्रपाद है और मनुष्य के हाथ है, हाथ में दोनों में समानता है, लेकिन घोड़े के अग्रपाद जो है वह चलने का कार्य करते हैं, वह दौड़ने का कार्य करते हैं, और मनुष्य के जो हाथ है वह क्या करते हैं, वह हमारे लिखने पढ़ने इनका कार्य करते हैं। तो दोनों का कार्य एक है लेकिन इनका उद्भव क्या है, समान है। तो ऐसी समानता कौन सी कहलाती है, जातीय वृत्तीय समानता। दूसरी है लैंगिक समानता। ये कैसी होती है, यह जो लैंगिक समानता होती है ये एक समान जाति के दो भिन्न जंतुओं के मध्य पाई जाती है। जैसे पुरुष और महिला में, पुरुष का कार्य, जो पुरुष में वर्षण होता है वह शुक्राणु का निर्माण करता है, और महिलाओं में जो अंडाशय होता है वह अंडाणु का निर्माण करती है। तो उद्भव तो समान है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। तीसरा है क्रमिक समानता। ये क्रमिक समंजस, ऐसे जंतु जो दो या दो से अधिक उद्भव के आधार पर उपस्थिति समानता को क्रमिक समानता कहते हैं। जैसे क्रेब फिश के शरीर में विभिन्न खंडों में उपस्थित उपांग और मनुष्य के अग्र और पश्चिम पाद, तो इनके जो क्रेब फिश है इनके उपांग और मनुष्य के जो पाद है कार्य तो समान है, लेकिन इनके उपांग और इनके कार्य का अग्रपाद और पश्चपाद के कार्य क्या है, अलग अलग है। उपांग का कार्य अलग है और पैरों का कार्य अलग है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जाति एक समान हो, समानता लैंगिक दृष्टि से समान हो और क्रमिक रूप से समान हो उद्भव संरचना में, तो ये इस तरीके से होते हैं समजात अंग। नहीं तो कार्य में असमान हो तो वह कैसे होते हैं, समजात अंग होते हैं। तो उद्भव संरचना में समान लेकिन कार्य में असमान अंग कौन से कहलाते हैं, समजात अंग। जाति के आधार पर जाति है, लैंगिक समानता के आधार पर लैंगिक और क्रमिक समानता के आधार पर क्रमिक प्रकार के होते हैं। कई उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कशेरुकियों के अग्रपाद। हम बात करें कशेरुकियों के अग्रपाद, हमारे अग्रपाद है जो अग्र स्तनधारी में जो हम लोग आते हैं, हमारे
अग्रपाद है, दौड़ने करने उपांग पाए जाते हैं, और अंश उपांग, श्रोणी उपांग ये हमारी बॉडी में होते हैं। अंश मेखला, श्रोणी मेखला ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं तो मछलियों में, लेकिन मछलियों में जो उपांग है वो चप्पू के आकार के होते हैं तथा तैरने में सहायता करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। तो हमारे उपांग तो चलने में सहायता कर रहे हैं, दौड़ने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन मछली के उपांग क्या कर रहे हैं, तैरने में सहायता कर रहे हैं। उद्भव समान है, उत्पत्ति समान है, लेकिन दोनों के कार्य क्या है, असमान है। अतः इन्हें चतुष्पादी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 उंगलियां पाई जाती है। इन्हें पंचागुलीय पाद भी कहते हैं। तो कुल मिला के सारांश ये निकलता है कि उद्भव और उत्पत्ति में तो समान हो, लेकिन कार्य में अलग अलग हो, वह कौन से अंग कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण है कीटों के मुखांग। कीटों में भी क्या होता है, मुखांग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कीटों के जो मुखांग है, एक लेब्रम में 2 जोड़ी मैक्सिली तथा एक हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है। तो जो कीटों के मुखांग है उसमें लेब्रम, मैक्सिली और हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है। लेकिन जो कॉकरोच के उपांग है वह काटने और चबाने में काम आते हैं, और मच्छरों में जो है वह रुधिर और फलों को चूसने में काम आते हैं। उपांग की दोनों की उत्पत्ति सेम है, लेकिन इसका कार्य, कॉकरोच का जो उपांग है वह काटने का कार्य करता है, जबकि मछलियों का उपांग है वह चूसने का कार्य करता है। तो यह अलग अलग बात वही आ रही है कि समानता उद्भव संरचना में समान, लेकिन आकृति में जो वो है कार्य में असमान अंग समजात अंग कहलाते हैं। पादपों में समजातता कैसे प्रदर्शित करेंगे, पादपों में सामान्यतः कांटों में, पत्तियां कांटों में और जो तने हैं तनों में रूपांतरित हो जाती है। तो कांटों का कार्य क्या है, सुरक्षा करना, और तने का कार्य क्या है, सहारा प्रदान करने के लिए होता है। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा बोगनवेलिया में कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान समानता दर्शाते हैं, क्योंकि कांटे जो होते हैं वह कुकुरबिटा के प्रतान के समजात होते हैं। तो प्रतान भी इसकी सुरक्षा करता है और कांटे भी इसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो कभी कभी पादपों में समानता भी पाई जाती है। तो ये इस तरीके से आपने किसके बारे में पढ़ा, समजात अंग के बारे में बात की। नेक्स्ट आ रहा है अपसारी विकास। अपसारी विकास क्या कहते हैं कि एक जाति के जीव में जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र के क्या हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, और नई जाति का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलनीय विकिरण या अनुकूली अपसरण कहते हैं। तो ये जब विकास होता है नई जाति का, जिस अनुकूलन में जाते हैं उसके फलस्वरूप नई समष्टियों में विभाजित हो जाते हैं, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, अनुकूली विकिरण कहलाती है। आगे बात करें, समस्थानिक जाति का उद्भव द्वारा अपसारी विकास हुआ है। यानी कि जो समस्थानिक जातियां हैं उनका जब उद्भव हुआ तो अपसारी विकास हुआ, और एक ही जाति के जीवों में समष्टि विभिन्न जीविधियों से अपनाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों में विभक्त हो गई। तो गुणसूत्रों की संरचना में जैसे परिवर्तन होता गया, नई नई जातियों का निर्माण होता गया, क्योंकि नई जाति का निर्माण या तो जीन में या गुणसूत्र में किसी में भी परिवर्तन होता है तो नई जाति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए डार्विन की फिंचे गेलोपस, ये जो गेलापेगोस जो एक द्वीप समूह है वहां पर यात्रा की थी इन्होंने, और उन्होंने वहां पर काली छोटी चिड़िया को देखा, और जितनी भी वहां किस्में पाई जा रही थी वह एक बीज बख्शी चिड़िया से विकसित हुई है। तो डार्विन की जो फिंचे हैं, डार्विन की फिंचे ने गेलापेगोस नामक एक द्वीप समूह पर यात्रा की थी। वहां पर इन्होंने काली छोटी चिड़िया को देखा, जिसको नाम ही क्या दे दिया, डार्विन की फिंचे, और इन्होंने बताया कि वहां जितनी भी किस्में हैं सबका विकास किससे हुआ है, बीज बख्शी चिड़िया से हुआ है। दूसरा आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये जो मार्सुपिलिया जादानी है, इसके मार्सुपियल का है ये शिशुधानी रखते हैं। क्या रखते हैं, ये शिशुधानी रखते हैं, और इनका भी अपसारी विकास का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जो मार्सुपियल जंतु है यह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, लेकिन इनके एक ही पूर्वज से ये क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं, तथा ये सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत विकसित हुए हैं। तो इनके पूर्वज अलग है, लेकिन यह जातियां कैसी है, अलग अलग जातियां हैं। मार्सुपियल जाति में शिशुधानी पाई जाती है। तीसरा आता है स्तनियों में पाद, लिम्स। जो पादों की संरचना है स्तनियों में, वह भी एक प्रकार के अपसरण का ही उदाहरण है। इस प्रकार के पूर्वज से उत्पन्न अलग अलग जातियों के जीव समजात प्रकट होते हैं, क्योंकि इनमें अंगों की मूल संरचना समान होती है। क्योंकि इनके जो स्तनधारियों के पाद होते हैं, लिम्स होते हैं, वह एक समान संरचना के होते हैं, लेकिन आवासों के लिए अनुकूलित होने के कारण इनके कार्य बदल जाते हैं। संरचना तो समान है, लेकिन कार्य क्या हो चुके हैं, इनके बदल चुके हैं। तो स्तनियों के जो पाद की संरचना है वह उद्भव संरचना में तो समान है, लेकिन
कार्य में क्या हो चुका है, बदल चुका है। इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान में उपस्थित अनेक जातियों की उत्पत्ति किसी एक समान पूर्वज से हुई है जो उत्पत्ति और संरचना में समान है। आगे बात करते हैं समरूपता यानी कि समरूप अंग। बिल्कुल इसके अपोजिट चलते हैं, यह समरूपता। अब कार्य में तो एक समान अंग होंगे, लेकिन जात जो होती है वह अलग अलग होती है, जिसकी उत्पत्ति और कार्य जो इसकी संरचना कैसी होती है अलग हो, लेकिन कार्य एक समान हो, तो वह अंग कौन से कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे उत्पत्ति और संरचना तो भिन्न होती है, लेकिन कार्य और बाह्य आकार की समान होती है, समवर्ती अंग कहते हैं। अब समवर्ती अंग की बात करें तो इसे कई प्रकार के देखे जा सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं तितली और टेरोडॉक्टाइल। सबसे पहले हम बात करें तो किसकी बात करते हैं, तितली और टेरोडॉक्टाइल की बात करते हैं। ये जो तितली, टेरोडॉक्टाइल और पक्षी तथा चमगादड़ में पंख, सबका जिनके भी पंख है, इनके सबके पंख क्या कार्य करते हैं, उड़ने में। लेकिन देख लो सबकी संरचना या उद्भव अलग अलग है, एक समान दृष्टिगत होते हैं किंतु इनकी संरचना में अंतर होता है। तितली के पंख काय के बने होते हैं, काइटिन के, और इधर से हम बात करें तो इसी तरह से काइटिन के बने होते हैं। और यदि हम टेक्टाइल के पंख की बात करें और धड़ पिछले पादों के मध्य विकसित विस्तार त्वचा से निर्मित होते हैं। जो टेरोडॉक्टाइल है वो तितली के पंख काइटिन के होते हैं, टेरोडॉक्टाइल के पंख किससे होते हैं, निर्मित त्वचा से होते हैं। और पक्षियों के जो अग्र पंख है, पाद है, उनसे पिच्छों से निर्मित होते हैं। जबकि चमगादड़ में किससे होते हैं, अग्र पादों की 4 उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली हुई त्वचा से निर्मित होते हैं। तो सबकी उत्पत्ति और संरचना क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, लेकिन सबके कार्य क्या है, एक समान है। तो जिनकी सबकी उत्पत्ति संरचना अलग अलग है और कार्य एक समान है, अतः इन्हें कौन से अंग कह दिया, समवर्ती अंग। मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक समान कार्य करने के साथ साथ देखने में भी समान होते हैं, परंतु यह समरूप अंग है, न कि समजात अंग। मधुमक्खी और जो बिच्छू है इनके डंक समान कार्य करते हैं, लेकिन देखने में भी कैसे होते हैं, यह समान होते हैं। लेकिन वास्तव में समान देखने में होते हैं, लेकिन ये वास्तव में कैसे अंग है, समरूप अंग है, समजात अंग नहीं है। तो समरूप अंग का मतलब वो हो गया जो उत्पत्ति और संरचना में तो भिन्न भिन्न हो, लेकिन जो कार्य होते हैं वह एक समान होते हैं, तो वह क्या क्या कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे मधुमक्खी का डंक इसके अंडशेपक के रूपांतरण से निर्मित होता है, जबकि बिच्छू का डंक इसके अंतिम उदरखंड के रूपांतरण से निर्मित होता है। अर्थात इनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही मछलियों में भी देखते हैं पखने, वेल के चप्पू तथा सील के फ्लिपर तैरने में उपयोजित होने के कारण एक समान दिखाई देते हैं, जबकि मूल रचना में कैसे नहीं है, समान नहीं है। अर्थात इनकी उत्पत्ति जो मूल संरचना है वो एक समान नहीं है, लेकिन कार्य कैसे हैं इनके, एक समान होते हैं। क्योंकि मछलियों के पंख जो है फिन रेज से निर्मित होते हैं, जबकि वेल के जो पंख है ये पंचांगुली के पादों से निर्मित होते हैं। तो देख लो पंख का कार्य सेम है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना कैसी हो रही है बच्चों, अलग अलग है। तो इसका सभी उदाहरण यही सारांश देते हैं कि इनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट विकास पढ़ते हैं अब, अभिसारी विकास। अभी तक हमने बात किया था अपसारी विकास, अब हम बात करेंगे अभिसारी विकास। अभिसारी विकास क्या होता है समझने के लिए कि एक ही वातावरण में रहने के कारण विभिन्न जीवों में आकारिकी में क्या हो गया, प्राकृतिक चयन के प्रभाव से अनुकूलन परिवर्तन हो गए, उनकी आकार ही बदल गई है, उसकी एनाटॉमी बदल गई है एक ही वातावरण में रहने के कारण। अतः इस प्रकार की समानता को समरूपता या इस प्रकार के परिवर्तन को अभिसारी अनुकूलन कहते हैं। एक ही समान वातावरण में रहने के कारण विभिन्न वर्गों के जीवों के आकार में प्रकृति चयन के प्रभाव के कारण असमान अनुकूलन परिवर्तित होते हैं। यानी जो प्रकृति चयन करती है, क्योंकि आपको पता है प्रकृति में जीवित रहने के लिए उसके चयन उसके अनुकूल होना जरूरी है। तो यह अभिसारी विकास क्या है कि विभिन्न वर्गों में जीवों की आकारिकी में प्रकृति चयन के प्रभाव के फलस्वरूप समान अनुकूलन परिवर्तन होते हैं। इससे समरूपता को क्या कहते हैं, अभिसारी अनुकूलन कहते हैं। जैसे कीटों और पक्षियों के भांति पंखों का विकास होना, है ना, कीटों में भी पक्षियों के भांति पंख बन गए, एक ही जाति के हैं। जलीय जीव अपनाने के कारण वेल, सील आदि, समुद्री में मछलियों आदि में किसका विकास हो जाना, अभी इसके पंखों का विकास हो जाना, सभी में पंख बनने लगे ताकि वो तैर सके। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में शिशुदानी तथा अपरास्तनी में अभिसारी विकास को भी देखा गया है। यानी कि सभी में धीरे धीरे एक ही वातावरण में रहने के कारण परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं समजात और समरूपी अंग में क्या क्या अंतर
अंतर है, मैंने जैसे बोला समजात जिसकी जात समान हो और समरूप जिसकी जात अलग अलग हो, जिसका कार्य समान हो यानी कि कौन सा समजात, और जिसकी आकृति जिसकी संरचना समान हो, जिसकी संरचना समान हो और कार्य अलग अलग हो वह समजात, और जिसकी संरचना अलग अलग हो और कार्य कैसे हो एक समान हो तो वह कौन से कहलाते हैं, समवर्ती, है ना। तो ये सारे अंग ये असमान दिखते हैं, ये समान दिखते हैं, ये आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं, ये आंतरिक असमान संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इनके कार्य असमान कार्य होते हैं, इनके कार्य कैसे अलग अलग, जबकि इनके कार्य क्या है, एक समान है। या अपसारी विकास दर्शाते हैं, तो ये कौन सा दर्शाते हैं, अभिसारी विकास दर्शाते हैं। आगे बात करें अब अपसारी विकास और अभिसारी विकास क्या है, तो ये वो है जंतु और पादपों में पाए जाने वाली समानता से ज्ञात होता है कि विकास समान पूर्वजों से हुआ है। अगर एक विकास जो होता है वो समान पूर्वजों से माना गया तो वह कौन सा विकास, अपसारी विकास। और यदि एक समान वातावरण में लेकर अलग अलग परिवर्तन हो जाए अनुकूलन, तो वह कौन सा विकास, अभिसारी विकास कहलाता है। तो ये हमने देखे विकास। अब हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं विकास के, तो उन प्रमाणों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जंतुओं के शरीर में विकसित अस्पष्ट निष्क्रिय अंग पाए जाते हैं जो हमारे काम के नहीं है। हमारी बॉडी में भी कई अवशेषी अंग पाए जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं आते। उन्हें अंगों को हम क्या नाम देते हैं, अवशेषी अंग देते हैं। और ये जंतुओं में भी होते हैं और पादपों में भी पाए जाते हैं। टॉपिक है मनुष्य में अवशेषी अंग। मानव शरीर में 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अंग निम्नलिखित दे रखे हैं हमारे, जैसे कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं जिससे। शाकाहारी स्तनधारियों में सेलुलोज के पाचन के लिए अंधनाल होती है, सीकम भाग, किंतु मनुष्य में यह कृमि रूप परिशेषिका के रूप में एक अवशेषी अंग द्वारा प्रदर्शित होती है। यानी कि मानव में यह एक अवशेषी अंग है, क्योंकि मानव में जो होता है सेलुलोज का पाचन बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, इसलिए यह अवशेषी अंग है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे, क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो मानव के पूर्वज थे वह कैसे थे, शाकाहारी प्राणी थे। सर्वभक्षी स्वभाव के कारण मनुष्य के भोजन में सेलुलोज की मात्रा कम होने से अंधनाल का कोई महत्व नहीं रहा। यानी कि सर्वभक्षी होने के कारण मानव उसकी जो भोजन है उसमें शाकाहारी यानी कि उसमें जो पादप पत्तियां वगैरह है इसकी मात्रा कम होने के कारण हमारे जो है सेलुलोज का जब पादप पत्तियों का पाचन कम होगा तो सेलुलोज का पाचन भी कम होगा, जिससे और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है यह क्या है, एक अवशेषी के रूप में पाई गई। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पहले हमारे जो पूर्वज थे वह शाकाहारी थे, तो वहाँ पर सेलुलोज का पाचन ज़्यादा होता था, तो वहाँ पर ये पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा, तो जो है मानव कैसा होने लगा, सर्वाहारी हो गया। और ज़्यादातर मनुष्य के भोजन में सेलुलोज की मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो सर्वाहारी हो चुका था। तो इसलिए इसका हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं है। दूसरा अवशेषी अंग है हमारे अंदर निमेशक पटल। नेत्र के नीचे जो पाया जाता है एक अर्धा चंद्राकार झिल्ली होती है जिसे प्लिका सेमिलुनेरिस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। यह भी एक तरीके से कौन सा है, यह भी हमारे अंदर अवशेषी अंग है। तीसरा अंग है पूंछ। मनुष्य में पूंछ नहीं होती है, पहले कशेरुक पाई जाती थी जो मेरुरज्जु का भाग होकर निचले आकार में बढ़ जाती थी, इसलिए हमारे पूर्वज में पूंछ पाई जाती थी। हमारे अंदर पूंछ नहीं होती है, लेकिन नवजात शिशु में छोटी सी पूंछ दिखाई देती है क्योंकि हमारे पूर्वज में पाई जाती थी, लेकिन हमारे अंदर अवशेषी है। कर्ण पल्लव की पेशियां, ये जो हमारे अंदर कान की है, हमारे कर्ण पल्लव है, ये भी हमारे अंदर कौन सा है, अवशेषी अंग है, क्योंकि हम इसमें श्रवण शक्ति में इसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता है, क्योंकि पहले हमारे मनुष्य अपने कान हिलाने में असमर्थ होता है, फिर भी मनुष्य में यह संरचना के रूप में पाई जाती है। तो ये भी कौन सा अंग है, अवशेषी। हमारे जो थर्ड अक्कल डार्ड होती है, थर्ड विजडम टीथ होता है, यह भी हमारे अंदर, अक्कल डार्ड भी अवशेषी अंग है, क्योंकि इसका भी हमारे अंदर उपयोग नहीं होता है। हमारी बॉडी पर जो रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, यह भी हमारे अंदर कैसे हैं, अवशेषी के रूप में है, क्योंकि हमारे अंदर बाल का भी क्या नहीं होता है, यूज नहीं होता है। तो ये सारे अंग जो है कैसे हैं, या अवशेषी अंग है। कौन कौन से, त्वचा, अक्कल डार्ड, कर्ण पल्लव, पूंछ, निमेशक पटल और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे हमारे अंदर क्या है, यह हमारे
अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे जंतुओं में कौन कौन से अवशेषी अंग है। तो घोड़े की पादों में एक सिम्प्टल अस्थियां पाई जाती है। यह स्प्लंट अवस्था जो अस्थियां हैं, स्प्लंट अस्थियां, ये भी क्या होती है, पूर्वजों में पश्चपाद में 3 उंगलियां युक्त तथा अग्रपाद में 4 उंगलियां युक्त होती थी। पश्चपाद में 3 और अग्र में 4 होती थी, जो चलने में भागने में सहायता करती थी। लेकिन केवल तीसरी उंगली का ही सबसे अधिक विकसित हुआ, इसलिए तीसरी उंगली का खुर का निर्माण हो गया, बाकी कैसी हो गई, अवशेषी हो गई। अगर बात करें आप व्हेल और अजगर में क्या पाए जाते थे, पश्चपाद पाए जाते थे, लेकिन जब ये कहीं बिल में जाते थे तो ये क्या करते थे, इनमें अवशेष, इनमें रोड़ा अटकाते थे, इनके क्या होते थे, ये दिक्कत देते थे, तो ये इन्हें अंदर करके चलते थे। तो अंदर करने के कारण ये धीरे धीरे इनका उपयोग नहीं होता, जिनका उपयोग नहीं होता वो अवशेषी हो जाते हैं। तो इसे रखा कि पादहीन सांपों का क्या हो गया, विकास हो गया, और धीरे इसी प्रकार व्हेल में भी पश्चपाद श्रोणी मेखला में क्या है, इनके अवशेष मिलते हैं। तो ये जिनका उपयोग नहीं हो रहा तो ये अवशेष के रूप में मिलते हैं, जैसे व्हेल और अजगर में पश्चपाद। पक्षियों में भी अवशेषी पंख पाए जाते हैं, जो देखिए पक्षियों में पंख उड़ने में सहायक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ पक्षियों का शरीर आकार वो बड़ा, वो भारी होता है, जिससे वो भारी होते गए और उड़ने में असमर्थता प्रदर्शित करते रहे। तो ये भी जंतुओं में क्या है, अवशेषी अंग है, यानी कि उड़ने की जगह धीरे धीरे दौड़ने की प्राथमिकता दी गई, इसलिए क्रियाहीन होकर पंख अवशेषी अंगों के रूप में रह गए। तो मैंने जितने भी अंग बताए आपको, यह उपयोग में नहीं आ रहे, अर्थात जो उपयोग में नहीं आ रहे, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वह कौन से अंग कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये सभी के उदाहरण है। ये जंतुओं में देखिए, पादपों में भी कुछ अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये जब बात करें अपन, तो जैसे कैक्टस पादपों में नागफनी में कांटों में रूपांतरित हो जाती है, पहाड़ी पातों में खुबानी पर्णवंतु बना लेती है। ऐसे पादपों में भी क्या पाए जाते हैं, अवशेषी अंग पाए जाते हैं। आगे बात करें बच्चों, तो संयोजी कड़ियाँ भी मिलती है। जैसे मैंने बोला आपको कि जंतु और पादप के बीच की जो योजक कड़ी है वह युगलिना है। ऐसे दोनों जंतुओं को जोड़ने वाली, जंतु और पादपों को जोड़ने वाली ऐसे कई प्रकार के भागों को जोड़ती है, वह संरचना क्या कहलाती है, संयोजक कड़ी कहलाती है। यानी कि जो अतिक्रमण जीव या संक्रामित जीव को जोड़ने का कार्य करती है, क्या कहलाती है, संयोजक कड़ी कहलाती है। और इन्हीं जातियों को क्या नाम देते हैं, संयोजक जातियां नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विषाणु की। ये जो है सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, यानी कि विषाणु में सजीव के और निर्जीव के दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, क्योंकि इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होने के कारण ये किससे समानता दर्शा रही है, निर्जीव से। लेकिन ये सजीव के बाद ही क्या करते हैं, शरीर में द्विगुणन क्रिया होती है, और द्विगुणन होने के कारण ये किससे समानता दर्शा रहे हैं, सजीव से। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। ये जैसे देखिए विषाणु की संरचना, ये कौन सा विषाणु है, यह आपके जीवाणु भोजी विषाणु है। कौन सा विषाणु है, जीवाणु भोजी विषाणु है, जो किसके समान होता है, यह आपके विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के समान होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया युगलिना, युगलिना भी आपके पादप और जंतुओं के मध्य की क्या है, योजक कड़ी है, क्योंकि युगलिना में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पाए जाने के कारण ये किससे समानता दर्शाता है, यह पादप से समानता दर्शाता है। आगे नेक्स्ट है प्रोटेरोस्पोंजिया। यह प्रोटेरोस्पोंजिया है, यह प्रोटोजोआ संघ के निवही जंतु है। ये एक कोशिकीय सदस्य संरचना में स्पंज की कीप कोशिकाओं के समान दिखाई देती है। यानी कि यह जो है प्रोटेरोस्पोंजिया है, यह प्रोटोजोआ और पोरीफेरा संघ के सदस्यों से क्या करते हैं, समानता दर्शाते हैं। यानी कि दोनों से समानता दर्शाने के कारण ये दोनों के मध्य की क्या है, योजक कड़ी है। अर्थात प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के मध्य की योजक कड़ी है, इन्हीं के समान स्पंजों की उत्पत्ति हुई है। आगे बात करें हम लोग तो पेरीपेट्स, पेरीपेट्स जो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की योजक कड़ी है। पेरीपेट्स जो होते हैं वह किसके मध्य की योजक कड़ी है, यह आपके एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की योजक कड़ी है। आर्थ्रोपोडा के समान इनके पंजयुक्त जोड़ीदार पाद और शीर्ष पर 2 श्रृंगिकाएं पाई जाती है। लेकिन जो ये एनेलिडा है, एनेलिडा के समान ये क्या करते हैं, इनमें क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गुलिकाएं, नेत्र और उत्सर्जिकाएं भी पाई जाती है। तो यह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के संघ के सदस्य की होती है और इसके प्रमाण हमें मिले हैं। नेक्स्ट आती है योजक कड़ी नियोपिलाइना। नियोपिलाइना एनेलिडा और मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी है। वैसे ये किसका सदस्य है, नियोपिलाइना, यह मोलस्का का सदस्य है और इसमें 5 से 6 जोड़ी क्लोम आर्स
जोड़ी विशेषता मेटामेरिक संरचना पाई जाती है। लेकिन एनेलिडा के भी समान ये अंडों के भी क्या करते हैं, इनमें विदलन होता है, अंडों के जो चक्र चलता है उसमें विदलन होता है, इसलिए यह एनेलिडा की भी पहचान बताती है। कुल मिलाकर आपको योजक कड़ी याद होना चाहिए कि दो जो जंतुओं से कौन समानता दर्शाता है, दो संघों से कौन समानता दर्शाता है, वह योजक कड़ी होती है। आगे बात करें हम लोग तो बेलेनोग्लोसस, ये आपके जो बेलेनोग्लोसस है यह अकशेरुकी के और कशेरुकी यानी कि कोडेटा और नॉन कोडेटा के मध्य की योजक कड़ी मानी गई है। इसे कोडेटा और नॉन कोडेटा के मध्य की योजक कड़ी में रखा गया है और इसी को क्या माना गया है, इनके मध्य की योजक कड़ी, तो इसे हम हेमिकोडेटा का सदस्य भी कहते हैं, जो कोडेटा और नॉन कोडेटा के मध्य आता है। आगे बात करें लंगफिश, जो लंगफिश है यह आपके प्रोटोपेरस यानी कि जो है और लेपिडोसाइरस, दक्षिण अमेरिका के लंगफिश, नियोसिडोरस, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को मछलियों तथा उभयचर के मध्य की योजक कड़ी मांगी गई है। जो लंगफिश है यह एम्फीबिया और पिसीज यानी मछली वर्ग और उभयचर मेंढक वर्ग के मध्य की क्या मानी गई है, इसे योजक कड़ी मानी गई है। लंगफिश जो है इसका जो हृदय है मछलियों के समान होता है, लेकिन इसका हृदय कैसा होता है, त्रिकोष्ठीय होता है, इसलिए इसको किसके समानता दर्शाई गई, इसको उसमें रखा गया, किसमें, उभयचर जंतु में रखा गया। आगे बात करें एक्डिना और प्लेटिपस, किसकी बात करें, एक्डिना और प्लेटिपस। तो जो आपके एक्डिना और प्लेटिपस है ये भी आपके किसकी जातियां है, सरीसर्प और मैमेलिया के मध्य की योजक कड़ी है। तो एक्डिना और प्लेटिपस जो है आपके यह रेप्टेलिया वर्ग और मैमेलिया वर्ग, इन दोनों के लक्षण रखने के कारण इनके मध्य की योजक कड़ी मानी गई है एक्डिना और प्लेटिपस। कैसे क्या क्या वर्ग से, ये सरीसर्प के समान क्या पाए जाते हैं, इसमें कोलेक्का पाए जाते हैं और इनमें कर्ण, पल्लव, गर्भाशय, योनि आदि अंग नहीं होते हैं, लेकिन वर्षण उदर गुहा में होते हैं, लेकिन कवच युक्त अंडे देते हैं। अतिरिक्त स्तनियों के भांति शरीर पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। तो रेप्टेलिया की तरह अंडे भी देते हैं और शरीर पर स्तनियों के भांति रोम पाए जाते हैं। तो एक्डिना और प्लेटिपस को किसकी, सरीसर्प और इसके मध्य की योजक कड़ी माना गया है। कुछ योजक कड़ी ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, इन्हें हम कौन से नाम देते हैं, अदृश्य योजक कड़ी के नाम से भी जानते हैं। जे जीवाश्म जो दो भिन्न जातियों के लक्षण को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अदृश्य कड़ी कहते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिस, जो आर्कियोप्टेरिस है एक प्राचीन पक्षी है जो इसका जीवाश्म लगभग कितना माना गया है, जुरासिक काल जो होता है 15 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक चट्टानों से मिला है। यह रेप्टेलिया और एविज के मध्य की योजक कड़ी मानी गई है। किसके मध्य की योजक कड़ी, रेप्टेलिया और योजक पक्षियों के मध्य यानी कि एविज के मध्य की योजक कड़ी पाई गई है, क्योंकि इनमें रेप्टेलिया के समान लंबी पूंछ, चोंच, दांतयुक्त अग्रपादों की उंगलियां पंजे युक्त थी, परंतु पक्षी भी था ये, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने में और पंख में सहायता थे। तो जो ये आर्कियोप्टेरिस था ये रेप्टेलिया और एविज के मध्य की योजक कड़ी थी। नेक्स्ट है तुलनात्मक एम्ब्रियोलॉजी के प्रमाण, यानी भ्रूणों के आधार पर क्या क्या प्रमाणता मिलते हैं। पहला हम बात करते हैं प्रारंभिक विकास के समानता। बहुकोशिकीय जंतुओं को लैंगिक जनन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है और इसके बाद युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, और भ्रूण से क्या परिवर्तन होकर संतान का निर्माण होता है। तो इनमें क्या क्या समानता है कि कशेरुक भ्रूणों की अधिक समानता के कारण मनुष्य के भ्रूण को अन्य जंतुओं के भ्रूणों से अलग करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, समानता होती है। तो क्या क्या होती है, तो देखो समान अवस्था में संरचनाओं का निर्माण होता है, जिससे क्लोम दरारें, पृष्ठ रज्जु, असंख्य आंखें, कान आदि। पृष्ठ रज्जु के स्थान पर कशेरुक स्तंभ मल्टीपल कॉलम का निर्माण होता है। अंगों की उत्पत्ति और अंग कलिकाओं से होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेलामेंडल या किसी अन्य उभयचर के भ्रूण को क्लोम और क्लोम दरारें की उपस्थिति होती है, क्योंकि इनमें टेडपोल लार्वा बनता है। मछली में भी समान जलीय होते हैं क्योंकि क्लोम बनते हैं, लेकिन मनुष्य तो जलीय नहीं है ना। तो मनुष्य जलीय नहीं है तो इनके अवशेषी क्लोम और क्लोम दरारें क्या होते हैं, उपस्थिति के प्रमाण, ये अवशेष के रूप में रहते हैं। भ्रूण का परिवर्तन सेम है, लेकिन इनमें क्या होता है, मनुष्य में ये सब चीजें क्लोम दरारें अवशेषी के रूप में पाई जाती है। इसलिए सभी कशेरुक का विकास मछली के समान पूर्वजों से ही होना माना गया है, लेकिन अलग अलग स्थिति होती है। नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति सिद्धांत अथवा बायोजेनेटिक नियम। मानव के जो भ्रूण है उसका जब अध्ययन किया जाता है, ज्ञात हुआ कि सबसे पहले मछलियों के भ्रूण आए,
क्लोम दरारें पाई गई, उनमें पूंछ और एक आलिंद और एक नीले पाया गया। इसके बाद क्लोम दरारें बंद हो गई तथा हृदय में भांति त्रिवेशमी हो गया और इसके हृदय में 4 वेशमी हो गया और अन्य लक्षण दिखाई दिए, स्तनियों जैसे हो गए। धीरे धीरे भ्रूण का विकास होने लगा। पहले एक कोष्ठीय, पहले क्या हुआ, एक द्विवेशमी हृदय पाया गया, फिर त्रिकोष्ठीय पाया गया और लास्ट में मनुष्य में आते आते चतुर्वेष्टीय क्या हो गया, आपके हृदय का निर्माण हो गया। इससे क्या प्रमाणित हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक अपने भ्रूणीय प्रवृत्ति काल में उन सभी प्रवस्थाओं से गुजरता है जिन प्रवस्थाओं से गुजर के उनमें पूर्वजों का निर्माण हुआ है। यानी कि सभी एक ही अवस्था से गुजरते हैं लेकिन सबका निर्माण अलग अलग होता है, लेकिन पूर्वज कैसे होते हैं, एक होते हैं। जो निम्न सिद्धांत दिए गए, इसके अध्ययन के बाद भ्रूणीय का अध्ययन किया और वॉन बेयर नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इसको सिद्धांत को प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि जंतु में भ्रूण में विशेष लक्षणों, सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं जो मिलती जुलती निम्न वर्गीय जातियों में भी उपस्थित होते हैं। सामान्य लक्षणों में पहले अधिक सामान्य, बाद में कैसे होते हैं, कम सामान्य होते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जंतु में मिलती जुलती जातियों के लक्षण भी पाए जाते हैं। किसी जंतु के भ्रूणीय युवा प्रवस्थाएं मिलती जुलती निम्न वर्गीय भ्रूणीय प्रवस्था काफी समान होते हैं, यानी कि जो इनके लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके, इसी ने बताया कि बेयर ने जो बताया कि जो ये समान भ्रूणीय अवस्था के जो पूर्वों में भ्रूणावस्था में जो समान लक्षण होते हैं, और इसे ही नियम को इसने क्या नाम दे दिया, बायोजेनेटिक नियम कहा गया। इनके अनुसार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो होता है एक ही रास्ते से गुजरता है और उसकी जातीय वृत्ति क्या होती है, बार में पुनरावृत्ति होती है। यानी कि इनके जो भ्रूणीय विकास है, जो पूर्वज है, वह बार में वैसे लक्षणों में दोहराते हैं। इसलिए वर्तमान काल में सिद्धांत को पुनरावृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सभी की पुनरावृत्ति एक साथ होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है, एसिडियन जंतुओं के लार्वा में संघ कोडाटा के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। तो एसिडियन जो जंतु है उसका जो लार्वा है उसमें कोडेटा के लक्षण पाए जाते हैं। तो उनमें धीरे धीरे कायांतरण भी होता है, परिवर्तन होता है, वो अल्प विकसित तथा स्थानबद्ध वयस्क का निर्माण हो जाता है। और कायांतरण के बाद पृष्ठरज्जु, नीरज्जु, मायोटॉम्स विलुप्त हो जाते हैं। यह कायांतर कौन सा कहलाता है, प्रतिगामी कायांतर। जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और मनुष्य के समान होता है, वही कोडेटा के समान, वो कौन सा कहलाता है, प्रतिगामी कायांतरण। आगे अगर हम बात करें चीरभ्रूणता, नियोटेंसी। चीरभ्रूणता क्या होती है कि कुछ जंतुओं के लार्वा में ही जनन अंगों का निर्माण हो जाता है, लार्वा से ही जनन अंग बन जाते हैं, यानी कि पहले ही जनन अंगों का निर्धारण हो जाता है। तो वह क्या कहलाती है, चीरभ्रूणता कहलाती है। अतः लार्वा द्वारा वयस्क के समान जनक की क्रिया क्या कहलाती है, लार्वा में जनक के समान क्रिया होना क्या कहलाती है, चीरभ्रूणता कहलाती है। अब वर्गीकी के क्या प्रमाण मिले हैं, टेक्सोनोमी के। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं पादपों के वर्गीकरण, नामकरण, उसके रहने का, पहचान आदि का जब अध्ययन किया जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। और इसको भी समानता और असमानता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, तभी तो वर्गीकरण आया। तो समान संरचना आकार वाले एक साथ रहते हैं, एक जाति के सभी जंतु एक समान रहते हैं, परंतु दूसरी जाति के सभी जीव अलग अलग रहती है। इसी कारण इसमें देखना समान गुणों में से एक बना, पहले वंश बना, वंश के मिलने से किसका निर्माण हुआ, कुल बने, और कुल के मिलने से आगे जाके गण बने, और गण से क्या बने, संघ बने, और संघ संगठित होकर एक जगत का निर्माण करते हैं। तो टेक्सोनोमी में भी एक पूरा एक वंश बनता है। इस एक के बाद एक प्रमाण के आधार जीवों का विकास हुआ, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, वंश वर्ष नाम दे दिया। पहले सभी को पहले धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, जाति, जाति से वंश, वंश से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ, संघ से प्रजाति, पूरा वंश बन गया। इसी के आधार पर हमने क्या नाम दे दिया उसको, वंश वर्ष नाम दे दिया। आगे बात करें जैव रसायन तथा शरीर के विज्ञान के प्रमाण। हमारे जो जैव रसायन है उस शरीर विज्ञान में उसमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भिन्न भिन्न जैवों के जैव रासायनिक अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिले हैं। जब जैव रसायनों का अध्ययन किया गया तो कई प्रमाण मिले हैं, जैसे प्लोकिन और बोल्ड नामक आधुनिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु की कार्य की और रासायनिक से भी जैव विकास को सिद्ध किया है। इन्होंने कुछ प्रस्तुत किए हैं जो निम्न, जैसे जीव द्रव्यों का रासायनिक संयोजन। प्रारंभिक जीवों से लेकर जटिल स्तनियों तक जंतुओं में आपस में कोई समानता नहीं पाई जाती, उनके प्रोटोप्लाज्म में एक समान नहीं होते थे, परंतु सभी के जीव द्रव्य और रासायनिक संयोजन कैसे होने लगे, लगभग समान होने लगे। तो प्रारंभिक जीवों से लेकर जटिल जीवों तक
जंतुओं में कोई समानता नहीं थी। बस समानता कहाँ नजर आई कि उन सभी के जीव द्रव्य कैसे हो गए, एक समान हो गए। ये मेटाबॉलिज्म उच्चपाच्य क्रिया, जीवों में उपापचय क्रियाएं अपचयी अभिक्रियाओं से समानता पाई जाती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन आदि की जो सभी जीवों में है उपापचय क्रियाएं एक समान होती है। अगर बात करें प्रोटीन संश्लेषण की, तो देखो आप जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी जंतु पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया एक समान होती है, सब में समानता पाई जाती है। सभी में डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम की क्रिया द्वारा प्रोटीन संश्लेषण क्रिया होती है। अर्थात सभी में एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण पाया जाता है। अतः प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण देखिए, जंतु तथा पादपों में जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज से मिलती है ऊर्जा। में कहाँ मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, हमें भी मिलती है, पादपों में सबका ग्लूकोज से निर्मित होता है। और इसके द्वारा ही एंजाइमों के अंतिम उत्पाद जैसे अमीनो अम्ल का भी निर्माण होता है। तो जीवों में ग्लूकोज के अपचय से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाती है, जिसे एटीपी के रूप में संचित होता है। हमारे अंदर ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। और पादपों में भी ग्लूकोज से अन्य मुक्त ऊर्जा होती है और कई सारी क्रियाएं होती है। तो ऊर्जा का भी क्या होता है, रूपांतरण होता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है जो स्पंजों से लेकर स्तनधारियों तक उपस्थित विकास का प्रमाण देती है। पाचक एंजाइम में उपस्थित एक प्रमाण है जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सब में होता है। और इसमें ट्रिप्सिन प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइमों को प्रोटोजोआ से लेकर मैमेलिया वर्ग तक सब में ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवों में डीएनए तथा आरएनए से बने न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन, जो आपके थायरोक्सिन हार्मोन है, इस हार्मोन जो है कशेरुकियों में भी पाया जाता है। और इसकी संरचना कार्य सभी जीवों में क्या होती है, समानता होती है। जैसे गाय में थायरोक्सिन को मनुष्य के थायराइड अनियमितता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्मोन जो होते हैं सभी में समान होते हैं, तो एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, उनका प्रयोग किया जा सकता है। ब्लड की संरचना, सभी में जो रक्त होता है वह एक समान पाया जाता है। उसमें वर्णक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी कशेरुकियों जंतुओं में रुधिर की संरचना कैसी होती है, एक समान होती है। ये किसने बताया, रिचर्ड और ब्राउन ने बताया कि सभी में हीमोग्लोबिन के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन, चिंपैंजी में और कपियों में भी क्या पाया गया, हीमोग्लोबिन पाया गया। रुधिर वर्ग सब में ए बी ओ पाया जाता है, अर्थात सभी में क्या होता है, मनुष्य में रुधिर वर्ग भी एक समान होता है। नेक्स्ट आता है साइटोक्रोम सी। यह एक शोषण रंजक है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य और चिंपैंजी में पाए जाने वाले साइटोक्रोम सी भी समान होते हैं। तो यह यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं और न्यूरोस्पोरा में भी पाए जाते हैं, अर्थात इनमें भी साइटोक्रोम सी जो वर्णक है एक प्रकार से समान होते हैं। अब ये क्या है, लास्ट आती है तुलनात्मक सीरम विज्ञान, कंपेरेटिव सीरोलॉजी। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कशेरुक जंतु है उन कशेरुक जंतुओं की जातियों का क्या करना होता है, अध्ययन किया जाता है। अर्थात कोडेटा संघ की जातियों का अध्ययन किया जाता है और उनके रुधिर के सीरम का निर्माण करते हैं। उनके रुधिर से किसका निर्माण करते हैं, सीरम का निर्माण करते हैं, जैसे मनुष्य का सीरम। अब मनुष्य के सीरम का प्रयोगशाला जैसे गिनपिंग, सफेद चूहा, खरगोश शरीर में प्रवेश कराने में किया जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित प्रोटीन उपरोक्त जंतुओं के रुधिर में प्रतिजन के भांति क्या करती है, कार्य करती है और इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षा का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार रुधिर के सीरम का निर्माण क्या कहलाता है, एंटी सीरम कहलाता है। तो मनुष्य के रक्त से भी एंटी सीरम का निर्माण किया जाता है। जैसे आनुवांशिक संकेत, समस्त जीवों में आनुवांशिक संकेत के लिए डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं और यह नाइट्रोजन क्षारक ही है आनुवांशिक अणु कहलाते हैं। और इन्हीं की सात्रा से पैतृक लक्षण जो पैतृक गुण है वह लक्षण संतति में प्रवेश करते हैं। कोशिका विज्ञान के क्या क्या प्रमाण मिले हैं ये हम देखते हैं। एक सेकंड, कोशिका विज्ञान के अगर हम प्रमाण देखें तो कई प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। समस्त जीवों की कोशिकाओं की संरचनात्मक संगठन लगभग एक समान होता है। समान संरचनाओं के कारण पूर्वजता के प्रमाण मिले हैं। यानी कोशिका विज्ञान से हमें क्या प्रमाण मिले हैं कि समस्त जीवों की जो संरचनात्मक शक्ति है वह एक समान होती है। और जीव द्रव्य संगठन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी जीव द्रव्य में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर ये जो उपस्थित होते हैं ये भी एक साथ एक समान होते हैं। सभी जंतुओं की कोशिकाओं का शरीर संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई एक समान होती है। कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का कार्य करती है। जेनेटिक पदार्थ डीएनए और आरएनए सभी जीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जेनेटिक कोड में भी समानता पाई जाती है। इस तरीके से सभी जीवों में समानता मिलती है। नेक्स्ट प्रमाण हमें मिले हैं किससे, भौगोलिक वितरण से। पृथ्वी की परिवर्तन मानचित्रण जो भौगोलिक क्षेत्रफल है इससे भी हमें कई प्रकार के प्रमाण मिले हैं जिनसे जंतु समूह और पादप समूहों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करूं तो किसकी बात करूं, यूथीरिया। सबसे पहले यूथीरिया है।
यह उत्पत्ति पूर्व मध्यवर्ती मेसोजोइक कल्प से मानी जाती है। इसके महाकल्प में प्रोटोथीरिया फिर मार्सुपिलिया जैसे निम्न श्रेणी के स्तन समस्त विश्व में पाए जाते थे। इस समय ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से जुड़ा था तथा ऑस्ट्रेलिया से टूटकर अलग होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरा पृथ्वी में यूथेरिया हो गए। पहले ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे, जैसे अलग हुए वह पूरे देश में फैल गए। उसके बाद डार्विन की फिंजे पहले एक ही स्थान पे पाई जाती थी। ये जो गैलापोस ये आपके जो गैलापेगोस महाद्वीप है वहाँ पाई जाती थी, लगभग 20 से 22 मिलती जुलती पाई जाती थी, लेकिन यह आकार धीरे धीरे वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने लगे और यह नई एक जाति में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से भी यह पाई जाती है। आगे बात करें, अमेरिका द्वीप समूह में चमगादड़ तथा अन्य चिड़ियों की कुछ ऐसी प्रजातियां देखने को मिली है जो डार्विन के निम्न निष्कर्ष दिए गए। इसमें बोला कि किसी भी जीव जाति की किसी एक क्षेत्र विशेष में केवल एक ही बार उत्पत्ति होती है, एक ही बार वो अनुकूल होता है, वापस वो उसके अनुकूल नहीं होता है। सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर सदस्य चारों ओर से फैलते हैं। जैसे सदस्य बढ़ते हैं सारे वातावरण में वायुमंडल में फैल जाते हैं और नए स्थानों पर पहुंचकर अपनी नई जाति का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं और इन्हीं परिवर्तन नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जीवभौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? अगर हम जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो जंतु और पादपों में भौगोलिक वितरण के आधार पर कई क्षेत्र बनाए गए। पहले बनाया गया पॉली आर्कटिक क्षेत्र, ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका, चीन, अफ्रीका की सहायता से मिला। दूसरा बताया गया ओरिएंटल क्षेत्र, यह भारत, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका की सहायता से मिला। तो इस तरीके से हमें भी कई प्रकार के हमारे क्षेत्र मिलते हैं। नेक्स्ट आता है नियोट्रॉपिक क्षेत्र। नियोट्रॉपिक क्षेत्र मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह से हमें मिले हैं। तो नियोट्रॉपिकल क्षेत्र कहाँ मिले हैं? मध्य दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इंडीज से हमें मिले हैं। आगे बात करें आनुवंशिकी के प्रमाण, किसकी बात करें? आनुवंशिकी के प्रमाण। तो आनुवंशिकी में गुणसूत्रीय अध्ययन के द्वारा जैव विकास के प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि आनुवंशिकी में गुणसूत्रों का जब अध्ययन किया जाता है तो उनके संरचना और जीन्स में परिवर्तन के द्वारा हमें कई आनुवंशिकी प्रमाण मिले हैं कि एक ही जीव जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले लक्षण की विभिन्नता तथा व्यक्तिगत जीन प्रारूप में अंतर के कारण होती है। तो जब भी नई जाति की उत्पत्ति होती है वह गुणसूत्रों या जीनों में परिवर्तन के कारण होती है। तो एक ही जाति के जीन समूह में क्या होती है? अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। और उसकी आंतरिक सदस्य में पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मानव जाति में, इसमें अगर हम बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन कपियों में कितने गुणसूत्र पाए जाते थे? 48। तो यह एक प्रकार से विभिन्नता उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पूर्वजता या प्रत्यावर्त के प्रमाण। ये क्या होता है कि जीवों में अचानक किसी भी ऐसे लक्षण का विकसित होना जो वर्तमान जाति के लक्षण न होकर पूर्वज जाति का लक्षण होता है। जो ऐसे लक्षण आ गए, अभी मान लो कि हमारे किसी भी व्यक्ति में पूंछ का आ जाए, जो वर्तमान जाति में तो नहीं है लेकिन मनुष्य के पूर्वज में पूंछ पाई जाती थी, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? पूर्वजता लक्षण कहलाते हैं। जैसे गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता है, इसलिए इसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। तो शिशुओं में के गर्दन पर कान के पीछे एक छिद्र होता था जिसे सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। यह मनुष्य के आदि पूर्वजों में पाए जाने वाली क्लोम दरारों का अवशेष है। तो पूर्वजों में पाई जाती थी। हमारे कैनाइन दांत है हमारे अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज है उनमें मांसाहारी होते थे तो वह मांस को खाते थे, तो उनमें विकसित होते थे, वह सर्वभक्षी होते थे, इसलिए वो मांसाहारी होते थे, इसलिए उनके विकसित होते थे। यानी कि वह आधुनिक मानव तो सर्वभक्षी थे, लेकिन अभी हमारे अंदर विकसित नहीं है, लेकिन उनमें विकसित होते थे। तो ये भी एक उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुहरण या रक्षात्मक सादृश्यता के प्रमाण। सजीवों के अपने आसपास पर्यावरण के अनुरूप समानता पाई जाती है जो जंतु पादप किसी अजैविक सादृश्यता को प्रदर्शित करती है और शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करती है। और इसी के आधार पर यानी कि घातक जीवों के अनुहरण करते हैं और आत्मरक्षा दूसरे जीव की प्राकृतिक वस्तु समरूपता या रक्षात्मक अनुहरण कहलाता है। तो रक्षात्मक अनुहरण किसे कहते हैं? कि यह अपने विषैले अपने जो अंगों है जिनके द्वारा अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? रक्षात्मक अनुहरण कहलाता है। जैसे परिणाम कीट में हरे रंग का पत्ती के समान होता है और डेट लीफ बटरफ्लाई के पंखों की निचली सतह पर सूखी पत्ती जैसी प्रतीत होती है। जब तितली किसी टहनी पर बैठती है तो दोनों पंखों के नीचे निचली सतह दिखाई देती है, जिसको देखकर सूखी पत्ती होने का भ्रम होता है। अपनी सुरक्षा जो करते हैं अंगों से, वही कौन सी युक्ति कहलाती है? संरक्षणात्मक कहलाती है। जैसे छड़ी कीट जो होता है सूखी टहनी के समान दिखाई देता है, कुछ मकड़ियों की प्रजातियां पुष्प के समान दिखाई जैसे जिसे अंदर होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे अंग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अध्ययन किया बच्चों। आगे की क्लास हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।